बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इसराइली एजेंट पकड़ा गया है, वो बेनकाब हो गया है। वो इसराइली एजेंट कौन है, उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इमरान खान साहब को एक मुलाकात का इंतज़ार रहा, उनके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए जब वो मुलाकात नहीं हो पाई। वो किससे मुलाकात करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे, क्या पैगाम रसानी हुई है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इमरान खान साहब को नो ग्रीन सिग्नल, बल्कि उनको जो है लाल बत्ती दिखाई गई है। ये लाल बत्ती किसने दिखाई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं, विच मीन्स कि उनको अरेस्ट करने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया गया। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, सब हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब हो रहा है और ये सब होगा। इंतखाबात के करीब जाकर के आप ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बिल्टअप होंगी। और इमरान खान साहब को जो आखिरी सहारा था परवेज़ इलाही साहब का, वो सहारा भी इमरान खान साहब से अब छिन गया है, क्योंकि बाय द टाइम मैं ये वीडियो कर रही हूँ अनकरीब आप देखेंगे कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और परवेज़ इलाही साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो पीटीआई को खैर बात कह देंगे। अभी ढेर सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में बतानी है, तो बस आप कमर कस लें और गौर से ध्यान से आपने ये पूरी वीडियो देखनी। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि मामलात इतनी इंटरेस्टिंग है। मामला ये है कि इसराइल की पहली बार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की गुस्ताखी, ये गुस्ताखी ही मैं कहूँगी, क्योंकि जब आपको ये वजह पता चलेगी ना कि इसराइल क्यों जो है अपनी लुच फ्राई कर रहा है पाकिस्तान के मामलात में, वो क्यों अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, क्यों वो पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुस्ताखी ही है। ये सब जानने से पहले मैं आपको इसराइल के बारे में, आपको फ़लस्तीनियों के बारे में जो है मैं कुछ बता दूं कि जो फ़लस्तीन में जो मासूम बच्चों और ख़वातीन पर जो हम तस्वीरें देखते हैं जुल्म और बर्बरियत की, वो इसी इसराइल की है। इसी इसराइल की ये तस्वीरें आती हैं और इसराइल का बैकग्राउंड सिर्फ एक जुमले के अंदर समझने वाले के लिए काफ़ी है कि इसराइली वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हुए लोगों को मस्जिद अक्सा से बाहर निकाल देते हैं। बच्चे हों, बच्चियां हों, मतलब मासूम ख़वातीन का, मासूम बच्चों का भी ये ख्याल नहीं करते हैं, उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते हैं। अभी गूगल कर लें, अभी आप किसी न्यूज़ साइट पे चले जाएं, अगर आप इसराइल और फ़लस्तीन का एक मंजरनामा देखना चाहते हैं तो आपको तस्वीरों के अंदर नज़र आ जाएगा। अब वो कहते हैं ना, पल्ले करतूत ना हो, एक आदमखोर रियासत दूसरे जो रियासत है उसके अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रही है। क्या कह के इंटरफेयर कर रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान में नाजायज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। तारीख़ में, पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसराइल ने ये इंटरफेरेंस करने की गुस्ताखी की है। और इस गुस्ताखी का, इस इंटरफेरेंस का सेहरा अगर आप सुनना चाहते हैं जिस शख्स के सर पे जाता है वो है इसराइली एजेंट जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, और उस इसराइली एजेंट का नाम है इमरान खान। क्योंकि इसराइल को तकलीफ पाकिस्तान में होने वाली गिरफ्तारियों की नहीं है, इसराइल को तकलीफ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होने वाली गिरफ्तारियों पर, क्योंकि इसराइल का कोई अपना पाकिस्तान में है जो इन गिरफ्तारियों के चक्कर में इफेक्ट होता है, और वो अपना कोई और नहीं बल्कि इमरान खान है। इसराइल ये फरमाइश कर रहा है, फरमाइशी प्रोग्राम सुने, मतलब वो एक प्यारी सी खातून है, बड़ी वज़ादारी से उन्होंने पूरा अपना साउंड बाइट दिया है कि जी किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, हाय मैं सदके जाऊँ, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की इतनी पीड़, इतनी तकलीफ़ जो आज इसराइल को हो रही है, ये तकलीफ़ तब कहाँ गई थी जब राना सनाउल्लाह, जब शहबाज शरीफ, जब मरियम नवाज़, इन सब के साथ इंसानी हकूक़ की पामाली हुई। तब कहाँ इनकी तकलीफ़ गई थी जब फरियाल तालपुर को आधी आधी रातों को उठा करके जेलों के चक्कर लगवाए जा रहे थे। इंसानी हकूक़ की तब पामाली कब इनको याद नहीं आई थी जब नवाज शरीफ के साथ जो है ये कत्ल करने की मामलात तक स्टार्ट हो चुके थे, उनको स्लो पॉइज़न किया जा रहा था। चले सब बातें छोड़े, इनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। तो भाई अपने गिरबान में मुँह झांक के देखें, इसराइल और फ़लस्तीन में ख़ुद अपने क्या हालात हैं। आज इनको इतनी जुर्रत, इनकी इतनी हिम्मत कि अपने एजेंट के चक्कर में, इमरान खान के चक्कर में पाकिस्तान को आंखें दिखाते फिर रहे हैं।
یہ اسرائیلی ایجنٹ کے کارنامے ہی ہو سکتے ہیں، کسی پاکستانی کے جینون پاکستانی کے کارنامے نہیں ہو سکتے جو پاکستان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، جناح ہاؤس کو نشانہ بنائے گا۔ یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہی کر سکتا ہے۔ اور اسرائیل کو اسی لیے اتنی مرچیں لگ رہی ہیں، اسی لیے اتنے مصیبتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا جو پاکستان میں پھنس گیا ہے، ان کا ایجنڈا یہ تھا نا کہ پاکستان کے اندر امن امان کیوں ہے، پاکستان کے اندر خراب کرو صورتحال، بالکل ویسے جیسے فلسطین میں ہے، جیسے ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر عوام جو ہے وہ کیوں سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہیں آگ لگ رہی؟ تو بھائی یہ جو تاریخ رقم ہوئی ہے نا اسرائیل کی انٹرفیرنس کی، گستاخی کی، یہ تاریخ بھی عمران خان کے سر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہو گئی جی، عمران خان صاحب ایک طرف تو ظاہری سی بات ہے دوسرے ممالک کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، اور اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اسرائیل کا ایجنڈا، یہودی ایجنڈا اور یہ اس قسم کے جتنے بھی ایجنڈاز ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس لیے سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی پاکستان میں سیاست چمکتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب اس چکر میں 2 دن عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے، یعنی کہ بنی گالہ میں تھے۔ آج وہ لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے، وہاں پر ان سے سوال جواب ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بات زبان زد عام تھی کہ آپ کی بہت خاص ملاقات ہونے والی ہے۔ عمران خان صاحب کے جو بڑے اپنے ہیں نا، صابر شاکر اور یہ سارے لوگ جتنے بھی یہ اس طرح کے ویلاگرز ہیں، یہ سب جو ہے نا یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی کس سے؟ عمر عطا بندیال صاحب سے، اور جی یہ تو فائنل ہو گیا کہ بس الیکشن ہونے ہیں اور اگست ستمبر میں عمران خان نے ہی وزیر اعظم بن کر کے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ پھر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شوخیاں ہیں، یہ صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ جی عمران خان ایک ایسا مسیحا ہے جو کہ ہر حالت میں پاکستان کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ نے یہ جھوٹ، یہ منجن نہیں خریدنا، ٹھیک ہے؟ اصل یہ ہے کہ ریومر یہ بھی پھیلا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آرمی چیف کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ ریومر کسی اور نے نہیں، پی ٹی آئی کے اپنوں نے پھیلایا جان بوجھ کر، کیونکہ عمران خان صاحب 2 دن اسلام آباد میں اسی لیے تھے تاکہ ان کی ایک خاص ملاقات ہو سکے۔ یہ خاص ملاقات وہ آرمی چیف صاحب سے کرنا چاہتے تھے۔ یہ خاص ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہ خاص ملاقات کرنے کے لیے بشرا بی بی نے ایک باقاعدہ طور پر 7 دن کا زمان پاک میں چلہ کاٹا، اور اس لیے چلہ کاٹا کہ عمران خان صاحب اب جو بنی گالہ میں ہیں اور اب جو اسلام آباد میں ہیں، اسی ٹور پہ، اسی ٹرپ پر، اسی دوران ان کی ملاقات ہو جائے۔ بس ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ بس ایک دفعہ آپ نے آرمی چیف صاحب کے آمنے سامنے بیٹھنا ہے، تو جو میں نے جادو منتر تنتر کیا نا وہ آرمی چیف صاحب پر اثر کر دیں گے۔ حالانکہ بشرا بی بی صاحبہ شاید بھول گئی تھیں کہ بشرا بی بی صاحب کے موکل جنات اصل ہوں یا نہ ہوں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب حافظ ہیں اور وہ حافظ قرآن ہیں، تو ان کو بھی اپنی پروٹیکشن جنات سے کرنے اچھے طریقے سے آتی ہے۔ تو یہ کوئی ایم ہی نہیں ہے گاجے ماجے کہ جی بشرا بی بی صاحبہ نے اپنے موکلات بھیج دیے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب جو ہے ان موکلات کی آس پر بیٹھ گئے کہ جی اب تو میری ملاقات ہوگی جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور ایک ملاقات ہوگی اور اس کے بعد سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ صرف یہی نہیں، عمران خان صاحب کی وہ ملاقات نہیں ہوئی، وہ اس آسرے کے اوپر اسلام آباد میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب لاہور آئے عدالت کے اندر، جب ان سے پوچھا گیا، ظاہر سی بات ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، صحافی وغیرہ پکڑے ہیں، حالانکہ ان کی میڈیا بلیک آؤٹ ہے، لیکن پھر بھی سوال تو کرنے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں تو پوری کرنی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ ملاقات ہوئی، کوئی یہاں ملاقات ہوئی، تو عمران خان صاحب نے بڑی شوخیاں ماری، ظاہر سی بات ہے اتنا سے منہ لے کر کے کیا کہتے، انہوں نے بولا کہ نہیں ملاقات تو نہیں، میں تو اس لیے بیٹھا تھا اس بنی گالہ کے اندر کیونکہ میری بیک ٹو بیک عدالت میں پیشیاں تھیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بار بار لاہور آنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا، میں اس لیے بیٹھا۔ لیکن کٹ ٹو وہ ملاقات کا آسرا جس کو عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی سیاسی زندگی کے اندر ایک نئی روح پھونک دے گا، وہ ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی، بلکہ عمران خان صاحب نے پیغام پہنچایا۔ فرمائشی پروگرام عمران خان صاحب کا سن لیں۔ فرمائش نمبر 1 جو انہوں نے آرمی چیف کو پہنچائی، ابھی یہ میں آپ کو کل کی بات بتا رہی ہوں بھائی، یہ کل کی بات بتا رہی ہوں، زیادہ دیر کی بات نہیں بتا رہی۔ یہ اسرائیلی ایجنٹ نے جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھرو کامن فرینڈز، کامن، انہوں نے کہا کہ جی میں بیرون ملک میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈس اون کرنے کے لیے تیار ہوں، ان لوگوں کو جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات یہاں پر بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر کے بھی
बैरून मुल्क गए में और वहाँ जा कर के असाइलम सीख करने के चक्कर में इमरान खान को मसीहा और आर्मी चीफ साहब को विलन साबित कर रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने डिसओन कर दिया। उनको, जिनको इमरान खान साहब ने ब्रेन वॉश किया हुआ था, उनको डिसओन करने के लिए तैयार हो गए हैं इमरान खान साहब। ये फरमाइश मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ, उन्होंने ये पैगाम आर्मी चीफ साहब का पहुँचाया है कि भाई मैं तमाम तर ओवरसीज़ लोगों को डिसओन करता हूँ, जो कि आर्मी के ख़िलाफ़ और जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं। साथ ही साथ फरमाइश नंबर 2 जो इमरान खान साहब ने की, वो ये उन्होंने कहा कि भाई मैं 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, मैं उनको भी क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, उनमें जो जो मुलव्वस है उनको भी मैं डिसओन करने के लिए तैयार हूँ। तो बस आप किसी तरह आप बस मेरे से मुलाकात कर लें। लेकिन आगे से लाल बत्ती दिखाई गई। लाल बत्ती का मतलब, भाई इशारों पे जब आप रुकते हैं, लाल बत्ती का क्या मतलब है? स्टॉप। रेड लाइट मीन्स स्टॉप। तो इमरान खान को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, बिल्कुल खामोशी थी, लाल बत्ती आगे से दिखाई गई और फिर इमरान खान साहब अपना लाल पीला नीला काला पीला मुंह लेकर के वापस लाहौर आ गए। और फिर जब लाहौर पहुंचे तो जाहिर सी बात है अदालत तो जाना था। अदालत पहुंचे, एक तो ये बात उन्होंने की कि नहीं वो मुलाकात नहीं थी, वो तो असल में मेरी बैक टू बैक हेयरिंग थी। ड्रामेबाजियाँ रंगबाजियाँ उन्होंने अपनी शुरू की। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने की, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया जब उनसे ये पूछा गया कोट अनकोट सवाल के हिसाब से कि भाई ये जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या आप उनको वापस लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी? या तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस मैटर करता है। फवाद चौधरी के हवाले से स्पेसिफिकली सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं किसी का स्पेसिफिकली जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये मैटर करता है कि किस सिचुएशन पे किस पे कितना प्रेशर है, किस पे कितना नहीं है। और फिर उन्होंने वो किया इमरान खान ने जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा था कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे, उनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए इत्तलान अर्ज़ है कि अभी वो ये पेशी भुगता कर ज़मान पाक पहुँचे ही होंगे कि मैं आपको ये ख़बर दे रही हूँ, और ये ख़बर इमरान खान साहब तक भी पहुँच गई होगी कि परवेज़ इलाही साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो टाटा बाय बाय PTI को कर देंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही की हो गई है बस। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको परवेज़ इलाही की बस होने का पूरा किस्सा सुनाऊँ, 2 छोटी छोटी बातें मैं आपको इमरान खान साहब से रिलेटेड और बता देती हूँ। एक तो ये कि उनके तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वही जो मामला था ना, हर एक की तो तौहीन करते फिरते हैं, तो फिर जिनकी तौहीन करते हैं वो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। हर कोई इतनी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं कर सकता जितनी बर्दाश्त का मुजाहरा आर्मी चीफ साहब और पाकिस्तान की आर्मी कर रही है इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया, ठोको इनके ऊपर केस और इनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन ठोको। और उसके बाद नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और इमरान खान साहब के चक्कर में साथ साथ फवाद चौधरी साहब के भी हो गए हैं, तो भाई वारंट जारी हो चुके हैं। इसके अलावा हमें ये इतलात भी मिल रही है बहुत बावसूख ज़राए से कि वो जो आर्मी कोर्ट और ये जो आर्मी एक्ट वाले मामला चल रहे हैं ना, उस हवाले से भी 6 केसेस इमरान खान साहब के ऊपर नामजद हो गए हैं। ये वो केसेस हैं, ये वो शिकायतें हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आर्मी एक्ट और आर्मी मुकदमात के तहत में एंटरटेन की जाएंगी। ये 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। अब आ जाएं जी परवेज़ इलाही साहब की जो चीखें निकल रही हैं, परवेज़ इलाही साहब की जो बस हो गई है। हुआ क्या जी, परवेज़ इलाही साहब, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परवेज़ इलाही एक ऐसी जेल में है जो कि ऑर्डनरी जेल नहीं है। मतलब खैर जेल तो जेल होती है, लेकिन ये जो जेल बनाया करते थे ना, मंजरनामा इमरान खान साहब PTI पूरी खींचा करती थी कि जी जो नवाज शरीफ जिस जेल में है वहाँ पर बेड है, और मरीम नवाज़ जिस जेल में है वहाँ पर AC है, और ये तो बड़ी VIP जेलों में रह रहे हैं। उन लोगों ने लिटरली बहुत बुरी जेलें काटी हैं। परवेज़ इलाही साहब को B क्लास जेल मिली हुई है, उनको B क्लास मिली हुई है। B क्लास का मतलब ये है कि AC, पंखा, सोफ़ा, बेड, ये सहूलत आपको मैसर होती है। ये जो B क्लास जेल है ये मांगने पर मिलती है। ये ऑफ़र मरीम नवाज़ को की गई थी जब वो जेल में थे, लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं लिख करके इस हुकूमत से कोई B क्लास या A क्लास नहीं लूँगी, मैं सीधा जो ऑर्डिनरी जेल है, जो मुझे दिया गया है ज़मीन पे बैठना है मैं ज़मीन पे बैठूंगी, चटाई पर सोना है मैं चटाई पर सोऊंगी। राइट, उन्होंने ये अवेल B क्लास जेल नहीं की थी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब, अच्छा B क्लास जेल अवेल करना कोई गलत बात नहीं होती, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इतने बुरे हालात में भी नून लीग वालों ने B क्लास अवेल नहीं की। उन्होंने इस हुकूमत से किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी, हालांकि वो मांग सकते थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने फिर भी B क्लास अवेल की
और अवेल करने का मतलब ये है कि उन्होंने लिख के हुकूमत को दिया कि भाई मैं बी क्लास लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पीकर रहा हूँ पंजाब असेंबली का, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ और लिहाजा जो है 2 दफ़ा रहा हूँ और लिहाजा जो है मैं बी क्लास जो है मुझे चाहिए। अब बी क्लास तो उनको दी गई, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की कहानी कुछ और है। परवेज़ इलाही साहब आए अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कि एक तो 1.5 महीने से मुझे जेल में रखा हुआ है, उसके अलावा जिस जेल में रखा हुआ है वॉशरूम भी उसी के अंदर है, मतलब एक ही कमरा, वहाँ पे एक छोटी सी दीवार है और उस तरफ जो है वो कम्बोर्ड मतलब फ्लश टाइप है और इस तरफ जो है मैं रहता हूँ, कीड़े हैं, पंखा मुझे नहीं देते, बिस्तर मुझे नहीं देते, मेरे पाँव सूजे हुए हैं, मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। यानी लिटरली वो तो बंदा 8 आंसू रो रहा था, ठीक है। और उनकी हालत वैसे ही बड़ी ख़राब है क्योंकि कपड़े भी उन्होंने गंदे मंदे पहने होते हैं और वो मतलब बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे वो भिखारियों वाली उनकी हालत है। वो परवेज़ इलाही तो परवेज़ इलाही लगते नहीं। 1.5 महीने की जेल में परवेज़ इलाही का जो है वो सारा जो रख रखाव था वो सारा निकल गया। एनीवेज जी, इसी दौरान चौधरी शुजात हुसैन साहब से यानी उनके भाई से उनकी तीसरी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चौधरी शुजात साहब ने कहा परवेज़ इलाही तू की करना पे है, तू छड्ड मतलब है की करना पे है, जिस इमरान दे वास्ते तू चक्की पीसन वास्ते तैयार है वो तो तेरा नाम तक नहीं ले रहा। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक्सेप्ट किया कि जी मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, ये तो मुझे मुन्नस ने जो है ये फंसा दिया है। उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने अपने फ़ोन से मुन्नस को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना उन्होंने फ़ोन उठाया ना उन्होंने कॉल बैक किया, विच मीन्स के वो सब बहुत गुस्से में हैं, एक दूसरे पर तपे में हैं। और ये फ़ैसला लुब्बे लुबाब ये है कि परवेज़ इलाही ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो PTI को छोड़ रहे हैं। और इसकी तस्दीक मैं आपको इस ज़राए से भी कर सकती हूँ कि शाफ़े हुसैन साहब ने ये इंदिया दे दिया है कि जो परवेज़ इलाही साहब है वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को खैर बात कहेंगे, ना सिर्फ खैर बात कहेंगे बल्कि वो उनको ज्वाइन करेंगे यानी अपने भाई को ज्वाइन करेंगे और जो भाई हैं वो मिल करके PMLN से अगले इंतखाबात के अंदर सीट एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये आज के दिन के पूरे मामलात थे जो मैंने आपके सामने रखने थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो और दीगर मामलात हैं उसके लिए अगली वीडियो देखिए।